ठंड में जुगाड़ू बहू की 5 चूल्हे वाली रसोई। चलो आखिरकार मेरे 5 मुंह वाले चूल्हे से मुझे थोड़ी तो राहत मिली। अब खाना आसानी से बन जाता है और धुआं भी आंखों में नहीं लगता। आयशा इतना कहती है कि तभी गांव के सरपंच वहां पहुंचते हैं। सरपंच ठिठक कर 5 मुंह वाले चूल्हे के पास आता है। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? ये चूल्हा है या कोई अजूबा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चूल्हा कभी नहीं देखा। आयशा घबराकर उठकर खड़ी होती है। तभी सरपंच चूल्हे के पाइपों की बनावट को छूकर देखता है। अरे बहू, तुम्हारा ये चूल्हा तो किसी अद्भुत कारीगर के द्वारा बनाया हुआ लगता है। इस चूल्हे को किसने बनाया? ये चूल्हा तो काफी ज्यादा अनोखा है और इस चूल्हे का धुआं खुले आसमान में जा रहा है इस वेंटिलेटर के द्वारा। ये तुमने कैसे किया? सरपंच साहब, मजबूरी, तकलीफ इंसान को सब सिखा देती है। तकलीफ? अरे कैसी तकलीफ बहू? और ये चूल्हा कोई मामूली चूल्हा नहीं है। ये अतीत की खोज है जो तुमने जाने अनजाने में फिर से किया है। पर ये सब कैसे हुआ? क्या ये सब तुमने अकेले बनाया? आज जिसे सरपंच साहब अजूबा कह रहे थे वो असल में एक बहू के आंसुओं और उसकी तकलीफ की कहानी है। लेकिन आयशा यहाँ तक कैसे पहुंची? आखिर उस एक मुंह वाले मामूली चूल्हे से इस 5 मुंह वाले चूल्हे तक का सफर कैसा था, इसे जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे चलना होगा। उस कड़ाके की ठंड वाली सुबह में जहां से इस संघर्ष की शुरुआत हुई। वंदना घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। आसपास चारों तरफ कोहरा गिर रहा है। तभी पड़ोस की देवकी वहां आकर, हे भगवान वंदना, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? बाहर कितनी शीतलहर चल रही है। मेरी मानो तो अब अपना ये मिट्टी का चूल्हा घर के अंदर कर लो। अरे ऐसे कैसे घर के अंदर रख लो मिट्टी का चूल्हा देवकी? घर के अंदर तो मैं बर्नर वाला चूल्हा ही रखूंगी। इस मिट्टी के चूल्हे से तो दीवार खराब हो जाएगी। अच्छा, कल को तुम्हारी बहू आएगी तो वो कैसे ये सब संभाल पाएगी? आजकल की बहू ऐसे खुले में खाना नहीं बना सकती। अरे बहू तो शादी करके जब घर में आएगी तो दहेज लेकर आएगी और दहेज में मेरी बहू चूल्हा तो जरूर ही लेकर आएगी, जिसके बाद मैं ये मिट्टी का चूल्हा यहाँ से हमेशा के लिए हटा दूंगी। ठीक है। इतने में घर के अंदर से सभी सदस्य, अरे वंदना भाई, खाना दे दो, हम लोगों को काम पर भी जाना है। मम्मी जल्दी खाना दो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। शांत हो जाओ मम्मी, अकेले सब कुछ कर रही है, समय तो लगेगा ही। तुम भी उनकी मदद नहीं करती हो। भैया कॉलेज में इतनी सारी एक्टिविटी होती है, उन्हीं को करते करते सारा समय निकल जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऊपर से चूल्हे पर खाना बनाना होता है। अच्छा होता कि आप लोग घर में गैस सिलेंडर लगवा देते। अरे मैंने बात की थी एलपीजी योजना में जाकर, लेकिन वहां पर अपनी बुकिंग और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कम से कम 5,000 रुपए जमा करना है और अभी इतने पैसे नहीं है। अब इतने में वंदना अपने पूरे परिवार के लिए खाना लेकर वहां आती है। सभी लोग खाना खाते हैं। अच्छा, अभी तुम क्या कह रहे थे? एलपीजी योजना शुरू करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 भरना होगा? ये तो बहुत ज्यादा है। माँ, इसलिए फिलहाल तो ऐसे ही काम चलाना होगा। अब घर के पुरुष खाना खाकर अपने बदन पर गर्म कपड़े पहनकर काम के लिए निकल जाते हैं। सड़क पर काफी तेज कोहरा गिर रहा होता है। पिताजी, जैसे जैसे दिसंबर खत्म होने के जनवरी लगने को जा रही है, वैसे वैसे ठंड का तो तापमान गिरता ही जा रहा है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। अब दोनों बाप बेटे आकर अपनी लेबरगिरी का काम करने लगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। दूसरी तरफ वंदना बाजार से सब्जी खरीद कर आती है और फिर रात का खाना बर्फीली हवाओं में बना रही होती है, जिससे चूल्हे की आंच भी बार बार बुझ रही होती है। हे भगवान, ये सुबह और दोपहर का खाना तो बन जाता है, पर रात का खाना बनाने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। अरे ओ ईशा श्रद्धा, जरा बाहर आकर अपनी माँ की मदद करवा दो। घर में पलंग पर बैठी दोनों बहनें जो कि पढ़ रही हैं। अरे ईशा, तुमने सुना? मम्मी आवाज दे रही हैं बाहर से, उन्हें हमारी मदद चाहिए। हाँ मैंने सुना, पर तुम ही जाओ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अच्छा, चुपचाप से मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अब दोनों ही बहन अपने हाथों को रगड़ते हुए घर के बाहर आती हैं। अरे क्या हुआ मम्मी, हमें क्यों बुलाया है? एक एक चपेट मारूंगी ना तुम्हारे गालों पर, सब दिख जाएगा कि तुम्हें क्यों बुलाया है। अरे दिख नहीं रहा? तुम्हारी माँ ठंड में रात को अकेले बाहर चूल्हे पर खाना बना रही है। चलो अब मदद करो मेरी। मम्मी, कल कॉलेज में हमारा वाइवा भी है। मुझे नहीं सुनना, चुपचाप से मेरी मदद करवाओ। आओ, एक बहन सब्जियां काटो और एक आटा गूंथो। अब एक बहन ठंड में कांपती हुई आटा गूंथती है और दूसरी सब्जियों को काटती है।
ओह माँ, मेरी बात मानिए तो आप ना जैसे तैसे करके भैया को शादी के लिए मना लीजिए, भाभी करेंगी सब। पहली बार श्रद्धा तुमने एक अच्छी बात कही है। हाँ माँ, भाभी आएंगी तो दहेज भी लेकर आएंगी और फिर हम आराम से उनके दहेज के चूल्हे पर घर में आराम से खाना बना पाएंगे। एक बार आप भैया को बोलिए ना। ठीक है, एकदम से तो नहीं, पर मैं धीरे धीरे उसे बोलूंगी कि अब वो शादी कर ले। अब कुछ हफ्ते बाद जब सारा खाना परिवार खा लेता है तो वंदना कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि अब अपने इकलौते बेटे कार्तिक के हाथ पीले कर दूं। हाँ, वैसे उम्र तो हो गई है हमारे बेटे की अब शादी करने की। माँ मेरी उम्र हो गई है, मैं जानता हूँ, पर जरा आप ये भी तो देखिए कि मेरे सामने मेरी दो बहनें हैं। मैं पैसे उनकी शादी के लिए जोड़ रहा हूँ, अपनी शादी के लिए नहीं। अरे बेटा, अभी तेरी दोनों बहनें पढ़ रही हैं, उनकी शादी में अभी समय है, और हम तो तुम्हारी शादी अपनी ही तरह किसी साधारण परिवार की लड़की से करेंगे जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अब घर में बार बार कार्तिक को शादी के लिए फोर्स किया जाता है, जिसके बाद कार्तिक शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वंदना पंडित से एक साधारण गरीब परिवार की लड़की का रिश्ता ले लेती है और लड़की वालों से मिलकर कुछ ही हफ्ते में पूरे विधि विधान के साथ अपने बेटे की शादी कर देती है। अब वंदना बड़े ही प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब कलश गिराकर बहू घर के अंदर प्रवेश करती है। इतने में वंदना कहती है, अरे बहू, तुम्हारा सामान कहाँ है? मतलब आस पास दूर दूर तक कोई दहेज नहीं दिख रहा है, कुछ तो लाई होगी ना तुम अपने साथ? नहीं माँ, आयशा अपने साथ कुछ लेकर नहीं आई है। आयशा के माता पिता दहेज दे तो रहे थे, पर मैंने खुद उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अगर आज मैं किसी की बेटी से दहेज लूंगा तो कल को मुझे भी अपनी दोनों बहन के लिए भर भर कर दहेज देना पड़ेगा, इसलिए ना मैं दहेज लूंगा और ना ही दूंगा। हाँ माँ जी, कार्तिक जी ने ही दहेज के लिए मेरे माता पिता को मना किया था और हम लोगों को ये सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, वो दहेज का सामान नहीं जुटा सकते थे। ये सब सुनते ही वंदना आग बबूला हो जाती है, क्योंकि वंदना को तो इस शादी से सिर्फ दहेज ही चाहिए था। तुम्हारे माता पिता तो खुश हो गए बहू, लेकिन मैं बहुत नाखुश हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ दहेज चाहिए था, लेकिन तुम तो खाली हाथ आ गई। और मेरा बेटा ये तो शुरू से ही बुद्धू है। पर बहू, तुम्हें खुद तो कुछ सोचना चाहिए था कि ससुराल जा रही हो तो कम से कम इतना सामान तो ले जाओ जिससे ससुराल वालों की इज्जत बनी रहे। और नहीं तो क्या भाभी, हमें तो लगा था आप कुछ तो लेकर आएंगी, पर आप तो खाली हाथ आई हैं। सच में कम से कम रसोई का सामान तो ले आती भाभी आप दहेज में। अरे एक बर्नर वाला चूल्हा भी नहीं दिया गया आपके माता पिता से। अब आयशा को अपने ससुराल वालों के मुंह से बार बार दहेज के लिए प्रताड़ना मिल रही थी, जिसे सुनकर वो काफी मायूस हो गई थी कि तभी कार्तिक ने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, आयशा तुम इनकी बातों का बुरा मत मानो, और रही सामान की बात तो जैसे तैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे ही तुम भी रह लेना। जी मैं हर रंग में ढलने को तैयार हूँ। बस बहू, इतना ही काफी है, जाओ आराम कर लो तुम। अब कार्तिक अपनी पत्नी को लेकर कमरे में चला जाता है। माँ, हमने तो सोचा था कि भाभी आएंगी तो कुछ लेकर आएंगी, पर भाभी तो खाली हाथ आकर हमारे सर पर ही बोझ बन गई। देखो कितना अकड़कर बोल कर गई है कि मैं हर रंग में ढलने को तैयार हूँ। कल की सुबह देखो मैं इसकी कैसे हेकड़ी बाहर निकालती हूँ। अगले दिन सुबह 5 बजे आयशा नहा धोकर सबके सामने आती है। माँ जी, वो पहली रसोई का खाना बनाना था तो क्या बनाऊं? हाँ बहू, पहली रसोई तो है तुम्हारी आज। वैसे बहू, कुछ भी बनाना तो थोड़ा जल्दी ही बनाना, क्योंकि हम लोगों को काम पर भी निकलना है। हाँ, थोड़ा जल्दी ही बनाना आयशा। हाँ हाँ, जल्दी ही बनेगा। चल बहू, मैं तुझे रसोई दिखाती हूँ। अब वंदना अपनी बहू को घर के बाहर लेकर आती है, जहाँ खुले आंगन में मिट्टी का एक मुंह वाला चूल्हा रखा हुआ होता है। आसपास कुछ मसाले के डिब्बे और कुछ स्टील के बर्तन सजे हुए होते हैं। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही होती है। चलो बहू, फटाफट तुम यहाँ पर अपनी पहली रसोई का खाना बना लो। अब आयशा घर के बाहर ठंड से कांप रही होती है, उसके दांत आपस में किटकिटा रहे होते हैं। माँ जी, बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, इतनी ठंड में घर के बाहर खाना कैसे बनेगा? अरे बड़ी दिक्कत हो रही है, कल तक तो कह रही थी कि हर रंग में ढलने को तैयार हूँ। अब देख बहू, तेरे ससुराल में तो घर के बाहर इसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो शादी करके दहेज लेकर आना चाहिए था, और दहेज में बर्नर वाला चूल्हा भी लाना चाहिए था। ये सब सुनकर आयशा फिर से मायूस हो जाती है। तभी पीछे से दोनों नंद खाने पीने का सामान लाकर चूल्हे के पास रखती हैं। भाभी, हमने सामान रख दिया है, फटाफट से कुछ बना लीजिए। अब आयशा की नजर मिट्टी के चूल्हे पर जाती है, जिस पर दरार होती है। माँ जी, मिट्टी के चूल्हे पर तो दरार है, ये तो बर्तन रखते ही बीच से टूट जाएगा। अरे बहू, शादी के काम में बहुत बिजी थे, इसीलिए चूल्हा मिट्टी से लीप नहीं पाए। अब एक काम करो, तुम ही इस चूल्हे को मिट्टी से लीप लो और खाना बना लो। वैसे सोचा तो था कि बहू दहेज में चूल्हा लाएगी तो ये सब कभी करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अफसोस मेरा सपना तो सपना ही रह गया। अब आयशा चुप रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती। वहीं घरवाले जी भर के ताना देकर आयशा को वहां से चले जाते हैं।
अब आयशा चूल्हे के बगल में रखे मिट्टी को पानी में घोलती है और चूल्हे को लीपने लगती है। उसके बाद जब हल्का चूल्हा सूखने लगता है तो आयशा कुछ सब्जियों को काट कर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर उन्हें बनाने लगती है। अब जब तक सब्जियां पकती हैं तब तक आयशा आटा गूंथने लगती है। तभी घर के अंदर बैठे लोग खाने का इंतजार करते हुए, अरे बहू खाना जल्दी ले आओ, तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति लेबर मिस्त्री का काम करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं कि जब मर्जी तब जाएंगे, टाइम से जाना होता है। भाभी जल्दी से हमारा ही नाश्ता दे दो, हमें कॉलेज जाना है। अब बाहर ये सब कुछ सुनती हुई आयशा हर बड़ी में अपने हाथ को चूल्हे में जला बैठती है। माँ मेरा हाथ है भगवान, इन घर वालों को पता नहीं क्या है कि घर के बाहर मिट्टी का सिर्फ एक चूल्हा और इस एक चूल्हे पर इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बनेगा। अब जल्दबाजी में जितना खाना बन जाता है उतने ही खाने को लेकर आयशा घर वालों के आगे परोसती है। अब घर वाले खाना खाते हुए, अरे बहू सब्जी तो बिल्कुल पानी की तरह ठंडी हो रही है। भाभी रोटियां भी नरम नहीं है, ये रोटी तो ठंड से अकड़ चुकी है। देख लो बहू कैसा खाना बना कर खिला रही हो हम लोगों को। मैं थी तो मुलायम रोटी और गरम सब्जी सबको परोसती थी खाने में। वो माँ जी, बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है और फिर चूल्हा भी एक मुंह वाला है, जिसके कारण मुझे सभी चीज एक एक करके बनाना पड़ रहा है। पहले मैंने सब्जियां बनाई थी फिर रोटियां, लेकिन तब तक मैं रोटियां बनाई तब तक सब्जी ठंडी हो गई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। धीरे धीरे क्या होता है बहू, जितनी जल्दी सब सीख जाओगी उतना ही अच्छा होगा। अब अपने पैरों की रफ्तार और हाथों की फुर्ती को बढ़ा लो ताकि हमें गर्म खाना मिले, ठंडा नहीं। जी ठीक है माँ जी। अच्छा बहू हमने खा लिया है, अब 2-2 रोटी हमारे लिए टिफिन में भी बांध कर दे दो। अब आयशा फटाफट टिफिन पैक करने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो देखती है कि उसका चलता चूल्हा बुझ चुका है और चारों तरफ काला धुआं निकल रहा है। हे भगवान, मुझे अपने पति और ससुर जी का टिफिन पैक करना था, लेकिन इन बर्फीली हवाओं ने मेरा जलता चूल्हा बुझा दिया। अब मैं इन्हें कैसे जलाऊं? हे पवन देवता, जब तक मैं खाना बना नहीं लेती तब तक वायु का झोंका मेरे चूल्हे पर मत पड़ने दीजिए। अब लकड़ियों को फूंक फूंक कर आयशा जैसे तैसे लकड़ियों में आग लगाती है। इतने में ससुर और पति आकर टिफिन के लिए खड़े हो जाते हैं। बहू अभी तक टिफिन पैक नहीं हुआ। अरे बहुत समय हो गया है, हमें तो लगा था कि अब तक पैक हो गया होगा टिफिन। वो कार्तिक जी, टिफिन तो जल्दी ही पैक हो जाता, लेकिन जब तक मैं रोटियां बनाने बाहर आई तब तक ठंडी हवाओं के कारण मेरी सारी लकड़ियां बुझ चुकी थी। देखो बहू कितनी दिक्कतों का तुम्हें सामना करना पड़ रहा है। वैसे तुम अगर शादी करके दहेज में कम से कम रसोई का भी सामान लेकर आती तो तुम्हें इतना संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। माँ, आप बार बार मेरी पत्नी को दहेज के प्रति कुछ मत कहिएगा, क्योंकि उसे दहेज लाने के लिए मैंने मना किया था। हाँ बहू कोई बात नहीं बना तो रहने दो, हम सीधा रात को ही खा लेंगे। इतना कहकर आयशा के ससुर और उसका पति वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन फिर जब आयशा सुबह सुबह अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि चूल्हे पर ओस की नमी गिरी हुई है, लकड़ियां भी गीली पड़ी हैं और चारों तरफ कोहरा गिर रहा है। हे भगवान, ये चूल्हा तो ओस की नमी से पूरा भीग चुका है, लकड़ियां भी गीली हैं। अब इन्हें मैं कैसे जलाऊं, और अगर टाइम से खाना नहीं बना तो माँ जी फिर ताने देंगी। अब आयशा सूखे कपड़ों से जैसे तैसे चूल्हे को सुखाती है, लकड़ियों को भी पोंछती है। फिर कई घंटों तक फुकनी से फूंक फूंक कर आयशा चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, जिससे चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन लकड़ियां नहीं जलती। तभी पड़ोस की शांति अपने हाथों में कुछ लकड़ियां लेकर आती है। ये लो आयशा, ये कुछ सूखी लकड़ियां हैं, इससे तुम अपना चूल्हा जला लो। मैं तुम्हारे इस संघर्ष को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह घर के बाहर एक मुंह वाले चूल्हे पर खाना बनाती हूँ। और सुनो, कोशिश किया करो कि रात में इन सभी चीजों को पन्नी से रख दिया करो, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है रात में। शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। अब आयशा उन सूखी लकड़ियों से फटाफट अपना चूल्हा जलाती है और घर वालों को खाना बनाकर खिलाती है। इसी तरह एक दिन पड़ोस की गायत्री मोहल्ले में सबको मिठाई बांट रही होती है और फिर वो मिठाई लेकर आयशा के पास जाती है। ये लो आयशा, मिठाई खाओ। ठंड बहुत ज्यादा पड़ने के कारण मेरी सासू माँ ने मेरी रसोई में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, माइक्रोवेव जैसी सुविधा लगवा दी है, ताकि मैं ठंड में आराम से काम कर सकूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा चलो ना, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखाती हूँ अपना चूल्हा। अब गायत्री जबरदस्ती आयशा को अपने घर की रसोई में लाती है, जहां उसके रसोई में इलेक्ट्रॉनिक 5 मुंह वाला चूल्हा माइक्रोवेव रखा होता है। ये देखो आयशा, ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक 5 बर्नर वाला चूल्हा, जिस पर मैं 5 तरीके का खाना एक साथ बड़ी ही आसानी से बना लेती हूँ। ठंड में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती। और फिर ये माइक्रोवेव भी है, अगर कभी खाना बनाने का मन नहीं करता तो बचा हुआ खाना ही गर्म कर लेती हूँ। और देखो, ये है एयर प्यूरिफायर, इससे मेरे किचन में खाने का धुआं इकट्ठा नहीं होता।
अरे बाप रे, इन सब में तो बहुत खर्चा आया होगा ना आपका गायत्री दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरे 1 लाख लग गए ये सब करवाते करवाते। खैर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, तुम्हारी सास तो कभी ये सब नहीं लगवा पाएंगी, क्योंकि तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है ना। तुम्हें तो ठंड में घर के बाहर एक मुंह वाले चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, वो भी काले काले धुएं के पास बैठकर। अब ये सब सुनकर आयशा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद आयशा चुपचाप वहां से चली जाती है। और फिर घर आकर आयशा घर के बाहर रात का खाना बनाने लगती है। रात में ठंड का तापमान और ज्यादा गिर जाता है, जिससे आयशा के हाथ ठंड से नीले पड़ जाते हैं। उसे बार बार छींकें आने लगती हैं और ठंडी हवा कमर पर लगने की वजह से आयशा का कमर दर्द भी होने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, माँ मेरी तो नाक ठंड से जाम हो चुकी है और ये कमर, हाय माँ मेरी कमर भी टूट रही है। ये ठंडी हवाएं मेरे बदन को तोड़ रही हैं। ना जाने कब तक मुझे यूं ही खुले आसमान में बैठकर इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा। ऊपर से ही मिट्टी का चूल्हा भी एक मुंह का, जिस वजह से मुझे ठंड में खाना बनाते बनाते 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। आयशा इतना कहती है कि तभी उसकी सास वहां आकर उसके हाथ में 2 से 3 तरह के साग को पकड़ाती है। ये लो बहू, ये सरसों, मेथी, पालक, मूली के पत्तों का साग, आज इन्हीं साग को बना लो। ठंड बहुत ज्यादा है तो हम लोग साग और मक्के की रोटी खाएंगे। लेकिन माँ जी मैंने तो दाल सब्जी और रोटी बना दी है। कोई बात नहीं, इन्हें भी बना लो, हम सब खा लेंगे। माँ जी सुनिए ना, ठंड में इस तरह खुले में खाना बनाने से बहुत ठंड लगती है। और देखिए गायत्री जी की सास ने उन्हें 5 मुंह वाला इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और माइक्रोवेव ला कर दिया है। आप मेरे लिए इतना ना सही पर एक साधारण गैस स्टोव ही घर के अंदर लगवा दीजिए ना। माफ करना बहू, पर ये सब तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा पति जो पैसा कमाता है वो अपनी बहनों की शादी के लिए जोड़ रहा है। तुम खुद कुछ जुगाड़ कर सकती हो तो कर लो, हमारी औकात नहीं है क्योंकि चूल्हा स्टोव खरीदने की। इतना कहकर वंदना वहां से चली जाती है, जिसके बाद आयशा सभी साग को काट कर धोकर बनाती है। फिर आटा गूंथ कर मक्के की रोटी चूल्हे पर सेकती है। अब ठंड में घर के बाहर इतनी रात तक खाना बनाते बनाते आयशा की नाक लाल पड़ जाती है। काश मेरे पास भी 5 मुंह वाला चूल्हा होता जिस पर मैं फटाफट सबकी फरमाइश का खाना बना देती, और जल्दी खाना बनने के कारण मुझे ज्यादा ठंड का एहसास भी नहीं होता। अब कुछ देर बाद आयशा सबको खाना बनाकर खिलाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन आयशा की दोनों नंद धूप में पड़ रही होती हैं। तभी आयशा उनकी किताब में एक अद्भुत चूल्हा देखती है। अरे ईशा, श्रद्धा, ये तुम्हारी किताब में किस तरह का अद्भुत चूल्हा बना हुआ है, क्या तुम बता सकती हो? भाभी ये हिस्ट्री की बुक है और इसमें ये अद्भुत चूल्हा पिछड़ी जातियों ने बनाया है, और ये 5 मुंह वाला चूल्हा है जिस पर वेंटिलेटर भी बना है। इस वेंटिलेटर से चूल्हे का धुआं आंखों में नहीं लगता और एक चूल्हा जलाने से 5 चूल्हे अपने आप जल जाते हैं। हाँ भाभी, श्रद्धा बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा दिखाना जरा मुझे ये किताब। अब आयशा किताब के पन्नों को अलट पलट कर देखती है। ये 5 मुंह वाला चूल्हा जुगाड़ लगाकर तो मैं भी बना सकती हूँ। क्या मजाक है, ये सब आप नहीं कर पाओगी भाभी। अब आयशा कुछ नहीं बोलती और कुछ देर बाद वहां से चली जाती है। अब अगले दिन आयशा जल्दी उठकर ढेर सारी मिट्टी ईंटों का जुगाड़ करने के लिए घर से बाहर निकलती है। बाहर तेज कोहरा गिर रहा होता है, मिट्टी पर भी ओस गिरी हुई होती है। हे भगवान, यहाँ आसपास तो सारी मिट्टी गीली है। इतनी गीली मिट्टी से तो चूल्हे का ढांचा ठीक तरीके से खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अब आयशा थोड़ा और आगे बढ़ती है, जिसके बाद उसे चिकनी मुलायम मिट्टी मिलती है, जिसे वो उठा लेती है। चलो मिट्टी तो मिल गई, लेकिन मुझे अभी सूखा भूसा भी चाहिए। मिट्टी और सूखे भूसे को मिलाकर ही एक मजबूत चूल्हा बनके तैयार होगा, पर ये भूसा मिलेगा कहाँ? अब आयशा कुछ दूर और चलती है, जहां उसे गाय भैंसों का तबेला दिखता है और वहीं एक औरत गोबर में भूसे को मिलाकर उपले बना रही होती है। हे भगवान, अगर इस औरत ने मुझे थोड़ा सा ये सूखा भूसा दे दिया तो मेरा काम बन जाएगा। अजी सुनिए, अगर आपके पास ये सूखा भूसा ज्यादा है तो क्या आप मुझे थोड़ा सा दे सकती हैं? मुझे इस भूसे को मिट्टी में मिलाकर चूल्हा बनाना है। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, ले जाओ, मेरे यहाँ तो ये रोज ही आता है। अब कौशल्या एक बड़े से प्लास्टिक के टब में उसको भूसा भरकर दे देती है। इसी के साथ साथ आयशा सड़क पर फेंके हुए ईंटों के टुकड़ों को भी उठा लेती है। चलो भगवान की दया से जुगाड़ लगा लगा कर वो अद्भुत 5 मुंह वाला चूल्हा बनाने का सारा सामान मिल चुका है। अब घर आकर आयशा मिट्टी में सूखे भूसे को मिलाकर उसे गुड़धती है। फिर उसके बाद पक्के ईंटों को एल शेप देकर उसके ऊपर मिट्टी लेपती है और फिर उसे चूल्हे का आकार देती है। इतना करने के बाद आयशा उन 5 मुंह वाले चूल्हे के निचले हिस्से में लकड़ी सुलगाने का होल बनाती है। और फिर जब 5 मुंह का चूल्हा बनकर तैयार हो जाता है तो आयशा उस चूल्हे के ऊपर मिट्टी से लंबे लंबे पाइप के आकार का वेंटिलेटर भी बनाती है। कुछ देर बाद आयशा का 5 मुंह वाला चूल्हा बनकर तैयार हो जाता है। हाँ, फाइनली मैंने अपना जुगाड़ लगाकर 5 मुंह वाला चूल्हा बना ही लिया। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी 5 मुंह चूल्हे वाली रसोई। अब एक काम करती हूँ, जब तक घर वाले अस्त व्यस्त हैं तब तक मैं उनके लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बना लेती हूँ। अब आयशा किराने की दुकान से खाने पीने का सामान खरीद कर घर लाती है
और फिर एक चूल्हे पर वो दाल मखनी, दूसरे पर शाही पनीर, तीसरे पर सोया चाप, चौथे पर मूंग दाल का हलवा और पांचवें पर गर्मा गर्म रोटियां सेक रही होती है। और इतना सारा खाना एक साथ बनने के बाद भी आयशा की आंखों में जरा भी धुआं नहीं लग रहा होता, क्योंकि सारा धुआं चूल्हे पर लगे वेंटिलेटर से आसमान की तरफ जा रहा होता है। अरे वाह, इस 5 मुंह वाले चूल्हे पर कितनी आसानी से खाना बन रहा है और मेरी आंखों में धुआं भी नहीं लग रहा है। सारा धुआं वेंटिलेटर से अपने आप आसमान की तरफ जा रहा है। अब फटाफट से 4-5 तरह का पकवान लाकर आयशा अपने घर वालों को परोसती है। घर वाले खाने में इतने सारे पकवान देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बहू, आज तूने इतना सारा खाना एक साथ कैसे बना लिया? और खाने से भी गरम गरम धुआं निकल रहा है। आज तेरा खाना ठंडा भी नहीं हुआ है। हाँ भाभी, क्या राज है? पता तो लगाना पड़ेगा। अब घर वाले खाना छोड़कर रसोई की तरफ आते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी काबिल बहू ने अपने जुगाड़ से 5 चूल्हे की रसोई तैयार कर रखी है। ये देखकर परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। अरे बहू, मैंने तो तुझे 1 भी रुपए नहीं दिया, फिर तूने ये 5 चूल्हे की रसोई कैसे तैयार की? माँ जी, ये 5 चूल्हे वाली रसोई मैंने अपने जुगाड़ से बनाया है। भाभी, ये तो वही चूल्हा जो आपने किताब में देखा था। मानना पड़ेगा भाभी, आप तो सचमुच बहुत काबिल हो। आपने अपने जुगाड़ से इतना अद्भुत चूल्हा बनाकर रख दिया। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तो तुझे परेशान करने की सोच रही थी, पर तूने तो मेरी ही परेशानी खत्म कर दी। अब इस 5 चूल्हे की रसोई में तेरे साथ साथ मुझे भी दिक्कत नहीं होगी खाना बनाने में। अब घर वाले खुशी खुशी घर में आकर आयशा का बना हुआ पकवान खाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब अगले दिन आसपास के लोग भी वंदना की बहू का 5 चूल्हे वाली रसोई देखकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह वंदना, तेरी रसोई तो काफी सुंदर लग रही। 5 चूल्हा तो अद्भुत दिख रहा है तेरी रसोई में। हाँ, ये सब कुछ मेरी बहू ने जुगाड़ लगाकर बनाया है। क्या सच में तेरी बहू ने ये सब जुगाड़ लगाकर बनाया? बहू, फिर तो तुम बहुत काबिल हो जो तुमने अपने जुगाड़ से अपने लिए 5 चूल्हे की रसोई बनाकर तैयार कर ली। और इसमें तो वेंटिलेटर भी है, जिससे आंखें भी सुरक्षित रहेंगी। जी, इस 5 चूल्हे की रसोई में आंखें भी सुरक्षित रहेंगी और खाना भी जल्दी बन जाएगा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब आयशा अपने 5 चूल्हे वाली रसोई को खुशी से संभाल रही होती है। तभी एक सुबह, चलो आखिरकार मेरे 5 मुंह वाले जुगाड़ चूल्हे से मुझे थोड़ी तो राहत मिली। अब खाना आसानी से बन जाता है और धुआं भी आंखों में नहीं लगता। आयशा इतना कहती है कि तभी गांव के सरपंच वहां पहुंचते हैं। सरपंच ठिठक कर 5 मुंह वाले चूल्हे के पास आता है। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? ये चूल्हा है या कोई अजूबा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चूल्हा कभी नहीं देखा। आयशा घबराकर उठकर खड़ी होती है। तभी सरपंच चूल्हे के पाइपों की बनावट को छूकर देखता है। बहू, तुम्हारा ये चूल्हा तो किसी अद्भुत कारीगर के द्वारा बना हुआ लगता है। इस चूल्हे को किसने बनाया है? ये चूल्हा तो काफी ज्यादा अनोखा है और इस चूल्हे का धुआं खुले आसमान में जा रहा है इस वेंटिलेटर के द्वारा। ये तुमने कैसे किया? सरपंच साहब, मजबूरी तकलीफ इंसान को सब सिखा देती है। तकलीफ? अरे कैसी तकलीफ बहू? और ये चूल्हा कोई मामूली चूल्हा नहीं है, ये अतीत की खोज है जो तुमने जाने अनजाने में फिर से किया है। पर ये सब कैसे हुआ? क्या ये सब तुमने अकेले बनाया? तभी घर के सभी सदस्य बाहर आते हैं और सरपंच के सवालों का जवाब देते हैं। जी, ये सब कुछ मेरी पत्नी ने अपने दिमाग से जुगाड़ लगाकर किया है। कार्तिक जी, इस तरह का चूल्हा कई सालों पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक निवासी ने बनाया था। ये चूल्हा कम ईंधन खर्च करता है। इस चूल्हे से सांस की, आंखों की समस्या नहीं होती क्योंकि इसमें वेंटिलेटर है। आयशा जी, मैं इस चूल्हे को गांव के ग्रामीण म्यूजियम में रखना चाहता हूँ, जहाँ पर गांव की हर छोटी बड़ी अद्भुत चीज रखी जाती है और ये भी अद्भुत ही है। बाकी इसके बदले में मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दे दूंगा, जिससे तुम अपनी पक्की रसोई बनकर तैयार कर सकती हो। जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसी के द्वारा लोग मुझे पहचानेंगे तो सही कि ग्रामीण क्षेत्र की एक स्त्री ने ये अद्भुत चूल्हा बनाया था। आप इसे ले जाइए। अब सरपंच आयशा का वो 5 मुंह वाला चूल्हा उठाकर ग्रामीण म्यूजियम में रख देता है। इसी के साथ सरपंच आयशा के पूरे परिवार को मोटी रकम देता है, जिससे आयशा के ससुराल वाले अपने घर में एक मजबूत पक्की ईंटों की शानदार रसोई बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसे पाकर आयशा अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगती है।